इस क्लास में हम लोग सीडीपी का जो आपका टॉपिक है यानी कि जिसका नाम है चिंतन, उसके टाइप्स देखने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है काफी यूजफुल है आपके एग्जाम्स के लिए, लाइक एचटेट, सीटेट, ठीक है, यूपीटेट, सभी एग्जाम के लिए आपके इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें जो थिंकिंग है यानी कि इसके टाइप कौन कौन से हैं। तो जो आपका थिंकिंग है इसके कौन कौन से टाइप्स है। एक तो फर्स्ट जो आपके पास आता है, क्या नाम है इसका, सवलीन चिंतन यानी कि ऑटिस्टिक जो थिंकिंग है उसको क्या कहते हैं हम लोग, सवलीन चिंतन, जिसमें जो बच्चा है खुद में ही क्या रहता है, लीन रहता है, दूसरों से क्या नहीं करता, ज्यादा घुलता मिलता नहीं, यानी कि दूसरों से इतना इंटरेक्ट नहीं होता। उस टाइप की थिंकिंग को क्या कहा जाता है, सवलीन चिंतन यानी कि ऑटिस्टिक थिंकिंग, ठीक है। सेकंड है हमारे पास रियलिस्टिक थिंकिंग यानी कि यथार्थवादी चिंतन, ठीक है। तो इसके 3 टाइप्स बताए गए हैं। एक तो फर्स्ट है हमारे पास कन्वर्जेंट थिंकिंग, पूछा जाता है कि कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी कि अभिसारी चिंतन। सेकंड है हमारे पास डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि अपसारी चिंतन। थर्ड है हमारे पास क्या, आलोचनात्मक चिंतन यानी कि इवेल्युएटिव थिंकिंग, ठीक है। और फर्स्ट वाले को देखेंगे सबसे पहले, यानी कि ऑटिस्टिक जो थिंकिंग है, सवलीन चिंतन है, इसमें क्या होता है, किस टाइप के बच्चे होते हैं इसके अंदर। तो देखिए इसमें क्या होगा आपके पास, सबसे पहले देखेंगे, इन दिस टाइप ऑफ थिंकिंग पर्सन एक्सप्रेस द थॉट अराइजिंग इन हिज माइंड इन फैंटेसीज। क्या मतलब हुआ इसका, इसमें कहना चाह रहा है कि चिंतन में जो व्यक्ति है कल्पनाओं में अपने मन में उठ रहे विचारों को अभिव्यक्त करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें बोलेंगे, इट इज ऑल्सो नोन एज, या फिर बोलेंगे इट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम एंड एक्सप्रेशन। ये सपन और अभिव्यक्ति के रूप में भी होती है आपके पास ऑटिस्टिक जो आपके पास थिंकिंग है, यानी कि सवलीन। खुद ही अपने आप ही में ही बच्चा क्या रहता है, लीन रहता है, यानी कि चिंतन करता है अपने आप ही, ठीक है, अपने माइंड के अंदर ही। थर्ड पॉइंट बताया है इसमें, इन दिस प्रोसेस इन दिस प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व। जो समस्या है उसका समाधान इसके अंदर नहीं होता, यानी कि समस्या है वो सॉल्व नहीं होती इसके अंदर। इट लीड्स टू विड्रॉल फ्रॉम रियलिटी एंड सोशल आइसोलेशन। ये वास्तविकता और सामाजिक जो अलगाव है से पीछे हटने की ओर लेके जाते हैं, यानी कि जब हम समाज में इंटरेक्शन नहीं करेंगे, यानी कि सोशल जब हमारी जो इंटरेक्शन है वो नहीं हो पा रही कहीं ना कहीं, तो बच्चा है कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाता है, ठीक है, वास्तविकताओं से। तो इसमें होता है क्या, ऑटिस्टिक जो थिंकिंग है वो इसी टाइप में ही, मतलब ऑटिस्टिक थिंकिंग इसी प्रकार से ही हमारे पास होता है, ठीक है। नेक्स्ट है रियलिस्टिक थिंकिंग यानी कि यथार्थवादी चिंतन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले बताया है इसमें कन्वर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्ज यानी कि क्या होगा, कन्वर्ज होना, एक जगह इकट्ठा होना, उसको क्या कह देते हैं, कन्वर्ज होना, ठीक है। ये आपके पास फिजिक्स में भी ये वर्ड यूज होता है, कन्वर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ पर सीडीपी में क्या है हमारे पास, कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी कि अभिसारी चिंतन। तो इसको दूसरा नाम क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज, पूछा जाएगा विच थिंकिंग इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो जो डिडक्टिव यानी कि थिंकिंग है आपकी, निगनात्मक जो चिंतन है उसको क्या कहते हैं हम, कन्वर्जेंट थिंकिंग का नाम देते हैं, ठीक है। किसका नाम देते हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग का नाम देते हैं, किसको, डिडक्टिव थिंकिंग को। तो इसमें क्या बताया है, जो जेपी गिलफर्ड है यानी कि इसका जो नाम है, अभी सारी जो सोच का श्रेय किसको जाता है, जेपी गिलफर्ड को जाता है, ठीक है। जेपी गिलफर्ड ने क्रिएटिविटी के बारे में बताया है, यानी कि, और साथ ही इसने जो इसका जो क्रेडिट है यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग का क्रेडिट किसको जाता है, जेपी गिलफोर्ड को जाता है, ठीक है। आगे क्या बताया है इसमें, तथ्य एवं नियम जो है वो चलते हैं, यानी कि जो डिडक्टिव थिंकिंग में क्या होते हैं, रूल्स पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। रूल्स यानी कि नियम पे बेस्ड होती है ये जो आपकी थिंकिंग है, ये यानी कि चिंतन है। इसमें क्या होगा आपका, गति और जो सटीकता संबंधी चिंतन रहेगा, यानी कि जो स्पीड और एक्यूरेसी है कहीं ना कहीं उससे संबंधित है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट चलिए जो मेन पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे, क्या है मेन पॉइंट इसका। देखो इसमें कौन से टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्लोज एंडेड थिंकिंग होगी, ये बंद चिंतन है, यानी कि आपका लॉजिक से रिलेटेड है, आपका तर्क संबंधी चिंतन भी होता है आपका ये, ठीक है। कौन सा होता है आपका, तर्क संबंधी चिंतन होता है आपका ये, कौन सा, कन्वर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट चलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट में क्या होगा आपके पास, अपसारी चिंतन, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक ही पॉइंट पर यानी कि एक ही समय पर बहुत सारी चीजों के बारे में जब हम सोचते हैं, यानी कि उसको क्या कह देते हैं हम, डाइवर्जेंट थिंकिंग बोल देते हैं, ठीक है। यानी कि दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, लेटरल थिंकिंग या फिर पार्श्विक चिंतन, बहुविध चिंतन, यानी फिर यानी कह सकते हैं कि मल्टीपल थिंकिंग, मल्टीपल
काफी जो यानी कि एक ही समय पर बहुत सारी चीजों के बारे में सोचना, उसको क्या कहते हैं, मल्टीपल थिंकिंग। तो मल्टीपल थिंकिंग है तो ओपन एंडेड क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे, या फिर कह सकते हैं खुला चिंतन भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें आएगा ये ओपन एंडेड थिंकिंग, इसमें आ जाता है आपका ये डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट है कौन सा थिंकिंग को आउट ऑफ बॉक्स भी कहा जाता है, यानी कि किताबों से बाहर का चिंतन। ठीक है, किताबों से बाहर का चिंतन यानी कि कह सकते हैं हम लोग आउट ऑफ द बॉक्स। ये इसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि ये इसकी विशेषता दे रखी है यहाँ पर। क्या है ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि फिर है ब्रेन स्टॉर्मिंग थिंकिंग, यानी कि मस्तिष्क का कहीं ना कहीं क्या होगा यहाँ पर, डेवलप होगा, यानी कि ब्रेन का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा कहीं ना कहीं, या कहेंगे कि ब्रेन स्टॉर्मिंग होगा। ठीक है, मस्तिष्क विपल्य चिंतन भी इसी को ही बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास अब सारी चिंतन के बिल्कुल विपरीत है, यानी कि ये जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है ये अपोजिट है आपको किसके, कन्वर्जेंट थिंकिंग की। क्या है ये, अपोजिट है। ठीक है, कन्वर्जेंट थिंकिंग की क्या है, ये आपका अपोजिट है। ठीक है, कैसा है, कन्वर्जेंट थिंकिंग के अपोजिट है। नेक्स्ट चलते हैं, जैसे इसने उदाहरण के तौर पे लिया है एक एग्जाम्पल कि जैसे फाइंड टू नंबर, दो नंबर आप बताइए जिसका सम क्या हो 10 हो। तो दो नंबर आप कौन कौन से बता सकते हो जिनका जोड़ 10 हो, तो आप 5 और 5 भी बता सकते हो, 2 और 8 भी बता सकते हो, है ना, 3 और 7 भी बता सकते हो जिनका जोड़ 10 हो रहा है, 1 और 9 भी बता सकते हो जिनका जोड़ क्या है आपका 10 है, 4 और 6 भी बता सकते हो। तो यहाँ पर देखो आंसर क्या हो गए, अलग अलग हो गए, है ना, क्वेश्चन तो एक ही है, आपको वो नंबर ढूंढने हैं जिनका जोड़ क्या है, यानी कि जिनका सम क्या है 10 है। तो आपने विविध तरीकों से यानी कि कहेंगे डिफरेंट डिफरेंट वे से इसका आंसर ढूंढा है, तो ये यानी कि ये किस टाइप का हो गया आपका, डाइवर्जेंट थिंकिंग में ये एग्जाम्पल इंक्लूड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इवेलुएटिव थिंकिंग। इवेलुएटिव थिंकिंग में क्या आएगा उसका और देख लेते हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग का एग्जाम्पल रह गया था वो और कवर कर लेंगे। देखो उदाहरण क्या है इसका, द वैल्यू ऑफ 2 + 2 = 4। भाई 2 + 2 4 ही होता है, ऐसा तो है नहीं किसी बुक में 5 लिखा हुआ होगा, ऐसा तो कभी होगा नहीं। ठीक है, तो ये जो बिल्कुल जो स्टेटिक पार्ट है यानी कि कहेंगे फिक्स्ड है, ये तो चीज आपकी 2 + 2 क्या होता है आपका 4 ही होता है ना, तो ये तो फिक्स्ड है, इसका जो मान है यानी कि वो चेंज नहीं होता। ठीक, आगे देखिए इवेलुएटिव थिंकिंग यानी कि आलोचनात्मक चिंतन, किसको बोलेंगे हम, आलोचनात्मक चिंतन यानी कि इवेलुएटिव थिंकिंग। इसमें क्या होगा, इसमें व्यक्ति किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले उस स्थिति के गुण व अवगुण समझता है और फिर उस आधार पर क्या करता है, डिसीजन लेता है। ठीक है, तो पहले कोई भी जो पर्सन है वो क्या करेगा, किसी भी चीज के बारे में जो भी सिचुएशन उसकी है उसके मेरिट और डीमेरिट जानेगा, यानी कि उसके क्या उसके गुण है, क्या उसके फायदे हैं और क्या उसके नुकसान है, और फिर उसके बाद उसके डिसीजन यानी कि कंक्लूजन तक क्या करेगा, वो पहुंचता है, रीच करता है। तो इसमें ये कौन से थिंकिंग में होता है ऐसा, इवेलुएटिव थिंकिंग, यानी कि इवेलुएट करेगा कहीं ना कहीं जिस पॉइंट के बारे में वो सर्च करना चाह रहा है, जिस बिंदु के बारे में या फिर जिस सिचुएशन के बारे में वो डील करना चाह रहा है, तो उसकी मेरिट और डीमेरिट देखेगा कहीं ना कहीं, यानी कि उसमें गुण कितने हैं और फायदे कितने हैं, नुकसान कितने हैं, और फिर उसके बाद उसके कंक्लूजन तक जाएगा। तो इस टाइप की थिंकिंग में ऐसा ही होता है जिसका नाम क्या है यहाँ पर, इवेलुएटिव थिंकिंग। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे पेज पे। देखो अदर टाइप ऑफ थिंकिंग, और कौन कौन सी टाइप है हमारे पास थिंकिंग की, तो और कौन सी है वही यहाँ पर देखिए, चिंतन के अन्य प्रकार कौन कौन से हैं, दूसरे प्रकार एक तो है परसेप्चुअल। परसेप्चुअल यानी कि कहेंगे प्रत्यक्षात्मक चिंतन, यानी कि जो सामने जो आपका हो रहा है, प्रत्यक्षात्मक चिंतन यानी कि परसेप्चुअल थिंकिंग। तो उसमें क्या होगा, इसको दूसरा नाम क्या है, कंक्रीट थिंकिंग, यानी कि मूर्त चिंतन के नाम से भी जाना जाता है। भाई हम चीजों को देख करके क्या करते हैं, समझते हैं, है ना, तो उस टाइप के चिंतन को क्या कहा जाता है आपका, यहाँ पर कंक्रीट थिंकिंग या फिर बोलेंगे हम परसेप्चुअल थिंकिंग। ठीक है, थिंकिंग अबाउट द थिंग्स विच आर इन फ्रंट ऑफ यू, जो चीजें आपके सामने उपस्थित है उनको देख करके आप सोच रहे हो। जैसे ये बॉल है आपकी, ये बॉल कैसी है, आप देख करके इसको कहोगे कि ये भाई कैसी है, स्फेरिकल नेचर की यानी कि स्फीयर नेचर की है, स्फीयर जैसे शेप की है, या फिर कहोगे कि गोलाकार है ये आपकी बॉल है ना। कोई और शेप है, जैसे आपके पास ये जो कैप है, कोई आपकी कोई कैप है,
ठीक है, तो कोई कैप है तो आप क्या बताओगे, ये जो कैप है आपकी, जो जैसे बर्थडे वाली कैप होती है, आप क्या बताओगे उसको देखकर कि किस शेप की है, कौन की है ना। तो आप थिंक करके बता रहे हो, है ना। तो सामने जो चीज रखी है, जब आप उनको देख करके उनके बारे में बता रहे हो, सोच रहे हो, तो उस टाइप का थिंकिंग क्या हो जाता है, आपका परसेप्चुअल थिंकिंग हो जाता है, यानी कि कह सकते हैं हम प्रत्यक्षात्मक चिंतन होता है। सेकंड है मेरे पास इमेजनरी थिंकिंग। इमेजिनेटिव क्या होता है, यानी कि कल्पना करते हो आप, ठीक है। यानी कि अपने माइंड में ही आप क्या करते हो, कल्पना करते हो, यानी कि इमेजिनेशन करते हो, ठीक है। इमेजिनेटिव थिंकिंग क्या होगा, कल्पनात्मक चिंतन। इट इज ऑल्सो नोन एज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के नाम से भी जाना जाता है, अमूर्त चिंतन के नाम से भी ये जाना जाता है। इसमें क्या होगा, जो चीजें आपके सामने नहीं होती, आप उसका भी क्या करते हो, इमेजिनेशन करके अपने माइंड में बना लेते हो इमेजेस उसकी, ठीक है। जैसे हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं कि मेरे पास काश वो चीज होती, काश वो होती, माइंड में ही हम लोग क्या कर लेते हैं, उसकी इमेजेस को डेवलप कर लेते हैं, है ना। तो इस टाइप की थिंकिंग में ऐसा ही होता है, ठीक है, जिसका नाम क्या है यहाँ पर, इमेजिनेटिव थिंकिंग। तो इमेजिनेटिव थिंकिंग में यानी कि कल्पना कर रहे हैं हम, किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, माइंड में ही चलता है ये आपका, यानी कि कैसा चिंतन है, ये अमूर्त चिंतन है। कैसे चिंतन है भाई, अमूर्त चिंतन है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर इमेजिनेटिव थिंकिंग में क्या होगा, जो चीजें आपके सामने नहीं है, आप उन्हीं का ही क्या कर रहे हो, मन ही मन में क्या कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो, ठीक है। थर्ड है हमारे पास यहाँ पर क्या, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, यानी कि लॉजिकल थिंकिंग भी हम इसको कह सकते हैं, डिस्कशन थिंकिंग भी इसको बोल सकते हैं। ये थिंकिंग का क्या है, हमारे पास चिंतन का उच्चतम स्तर है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि विच थिंकिंग या फिर विच पार्ट ऑफ थिंकिंग इज नोन एज द हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग। हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग कौन सा है आपके पास, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, यानी कि डिस्कशन थिंकिंग, ठीक है। कौन सा है भाई, डिस्कशन थिंकिंग आपके पास। तो इसमें क्या होता है आपके पास, जो तार्किक चिंतन है, यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई निष्कर्ष पर आने के लिए लगातार तर्क का उपयोग करता है, यानी कि कंटिन्यूअसली आप क्या करते हो, कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए लगातार प्रयास करते हो, लगातार क्या करते हो, तर्क देते हो, ठीक है। तर्क का क्या करते हो, उपयोग करते हो, यानी कि रिफ्लेक्ट कर रहे हो विचारों को आप, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, ठीक है। यानी कि दूसरा नाम क्या है, लॉजिकल थिंकिंग, डिस्कशन थिंकिंग, ठीक है। यानी कि विचार क्या कर रहे हो आप, तर्क लगा करके क्या कर रहे हो, निष्कर्ष तक पहुंच रहे हो, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग है। तो ध्यान रखिए इस बात का, क्या होगा इसमें, हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग का क्या आंसर करना है हमें, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करना है आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएटिव, यानी कि सहयोगात्मक, ठीक है। एसोसिएटिव का मतलब क्या हो गया भाई आपका, एसोसिएटिव का मतलब यहाँ पर हो गया सहयोगात्मक, ठीक है। सहयोगात्मक चिंतन, तो इसमें क्या होगा, इसको दूसरा नाम बोल सकते हैं हम सहचर्य चिंतन, यानी कि अनिर्देशित चिंतन, ठीक है। इसमें क्या होगा आपके पास एक अपेक्षाकृत जो अनियंत्रित यानी कि संज्ञानात्मक गतिविधि है, जिसमें मन एक दूसरे के साथ उनके संबंधों के आधार पर तत्वों के बीच विशिष्ट दिशा भटकता है। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हो कि एसोसिएटिव थिंकिंग में, यानी कि एक दूसरे से हम इंटरेक्ट करके क्या करते हैं, सोचते हैं चीजों के बारे में, जो भी एक्टिविटी हमारे माइंड में चल रही है वो, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, एसोसिएटिव थिंकिंग, या फिर कह सकते हैं अनगाइडेड, अनगाइडेड थिंकिंग भी इसी को ही कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, चिंतन मानसिक जो क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, यह जो परिभाषा है किसके द्वारा दी गई, थिंकिंग इज द कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ मेंटल एक्शन, द डेफिनेशन इज ऑफ गिवन बाय, ये जो डेफिनेशन है किसके द्वारा दी गई, ये जो कथन है किसने दिया भाई, ये रोज ने दिया है। ये जो कथन है किसने, किसके द्वारा दिया गया, रोज के द्वारा दिया गया। विच एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन इज रिलेटेड टू थिंकिंग, जो आपका थिंकिंग जो जो प्रक्रिया है चिंतन, वो ह्यूमन की किस एस्पेक्ट में जाती है, कॉग्निटिव, यानी कि दिमाग से ही क्या करते हो, संज्ञान, संज्ञान कह सकते हो, कॉग्निटिव बोल सकते हो, संज्ञानात्मक पक्ष से ये जुड़ी हुई है। क्रियात्मक नहीं होगी, उपरोक्त सभी नहीं होगी, भावात्मक भी नहीं होगी। यानी कि क्या करते हैं हम अपने माइंड से ही क्या करते हैं, चीजों को सोचते हैं, यानी कि थिंकिंग करते हैं। क्रिएटिविटी इज मेनली रिलेटेड टू, जो क्रिएटिविटी है यानी कि जो सृजनात्मकता है, रचनात्मकता है, वो किससे जुड़ी हुई है, किससे जुड़ी हुई है भैया आप क्रिएटिविटी,
ये इससे जुड़ी हुई है अनुकरण से। सॉरी, ये आपका, एक मिनट। क्रिएटिविटी है यानी कि किसको कहेंगे, डाइवर्जेंट थिंकिंग है। भाई बच्चा एक ही टाइम पर क्या कर रहा है, अलग अलग चीजों के बारे में क्या कर रहा है, सोच रहा है ना, एक ही टाइम पर। तो वो क्या हो जाएगा उसमें, मतलब कहीं ना कहीं रचनावादी है, यानी कि क्रिएटिव बच्चा है, एक ही टाइम पर उसके माइंड में अलग अलग थॉट आ रहे हैं किसी एक ही चीज को लेकर के। तो यानी कि उसमें क्या है, क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी किसके साथ रिलेट करना है, हमें हमेशा आंसर याद रखना है, और ये इंपॉर्टेंट है। डाइवर्जेंट थिंकिंग के साथ इसका आंसर जाएगा। क्रिएटिविटी इज रिलेटेड टू डाइवर्जेंट थिंकिंग। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्रिएटिव थिंकिंग इज ऑलवेज, जो क्रिएटिव थिंकिंग है हमारे पास, यानी कि सृजनात्मक जो चिंतन होता है, ये हमेशा रचनात्मक होता है, यानी कि रचना क्रिएटिव होता है, बिल्कुल। भाई क्रिएटिव चिंतन है यानी कि सृजनात्मक चिंतन है, वो रचनावादी थी, यानी कि रचनात्मक तो होगा ही आपके पास। नेक्स्ट देखिए, थिंकिंग इज असेंशियली, जो आपके पास चिंतन है ये अनिवार्य रूप से क्या है आपके पास, अनिवार्य रूप से कैसी प्रॉपर्टी है ये आपके पास, ये संज्ञानात्मक परिघटना है, यानी कि कॉग्निटिव एक्टिविटी है। ठीक है, ये देखो, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज, आप बताइए क्या आंसर होगा इसका। आउट ऑफ द बॉक्स किससे संबंधित है, यानी कि आपका जब हम एक ही समय पर काफी चीजों के बारे में सोच रहे हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारे पास क्या, डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि अपसारी चिंतन। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स ये रहेगा आपका। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, द चाइल्ड थिंकिंग इज नॉट डिस्प्लेड बाय होम, जब बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता, तो किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता, चाइल्ड थिंकिंग इज नॉट डिस्प्लेड बाय होम, पर्सनलिज्म आएगा इसका आंसर, यानी कि व्यक्तिवाद आएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डे ड्रीमिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, भाई डे ड्रीमिंग है यानी कि दिन में ही सपन देख रहा है बच्चा, दिवा सपन देखना एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है, सवलीन चिंतन का, जिसमें बच्चा क्या है, ऑटिस्टिक है, यानी कि ऑटिस्टिक थिंकिंग है, बच्चा खुद में ही क्या रहता है, लीन रहता है, ऑटिस्टिक थिंकिंग। इसमें बच्चा है, ज्यादा है, दूसरों से बातें नहीं करता, घुलता मिलता नहीं है। तो इस टाइप की थिंकिंग में जो इस टाइप की बातें किस कौन सी थिंकिंग में आएंगी, ऑटिस्टिक चिल्ड्रन में होंगी, या फिर कहेंगे ऑटिस्टिक थिंकिंग में होगी। ठीक है, तो कभी भी जो ऑटिस्टिक थिंकिंग है वो क्रिएटिव में नहीं जाएगा, लेकिन बच्चा जो आप जिस बच्चे में ऑटिस्टिक थिंकिंग है यानी कि सवलीन चिंतन कर रहा है, वो कभी क्रिएटिव नहीं होगा। क्रिएटिव बच्चा तो सभी के बारे में सोचेगा एक ही टाइम पर, जैसे उसके माइंड में अलग अलग थॉट्स आएंगे, है ना, तो क्रिएटिव बच्चा कभी भी ऑटिस्टिक नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर वीडियो को स्टॉप करती हूँ, और बाकी की क्लास किसी और क्लास में कवर करेंगे।